पे आ चुके हैं आप सभी के बीच में। और ये लास्ट वीडियो है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का लास्ट वीडियो है। ठीक है, आप सभी को मैं बता दूं कि आपका जो बिहेवियर साइंस है वो लास्ट कर चुके हैं, फंडामेंटल लास्ट कर चुके हैं, आपका आज कम्युनिटी का लास्ट हो रहा है। ठीक है, अब बच गया आपका बायो साइंस में एक वीडियो आएगा, उसके बाद वो लास्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग ये सब देख लेंगे, सोमवार से चलेंगे डिफिनीसन की दुनिया में। ठीक है, डिफिनीसन जो है सभी चारों सब्जेक्ट से दो दो वीडियो डिफिनीसन का आएगा, जहाँ पे आप लोग को डिफिनीसन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, परिभाषा जो आपके एग्ज़ाम में 5 से 10 नंबर पूछेगा ही पूछेगा, और साथ में वहाँ से आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में मदद मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। सभी प्रकार के क्वेश्चन का तैयारी आपको करा दिया जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पे कहता है, पहला प्रश्न है जो आज हम 3 प्रश्न लेकर आए हैं। तो इसमें से हम लोग पहला प्रश्न देख रहे हैं सैनिटरी या स्वच्छ कुआं के बारे में। सैनिटरी या आइडियल वेल क्या होता है। ठीक है, तो ये जो है आप सभी से एग्जाम में पूछेगा 5 नंबर में, इससे ज़्यादा में स्वच्छ कुआं के बारे में नहीं पूछ सकता है। ठीक है, स्वच्छ या इसी को साफ कुआं कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन कुआं जो होता है जो साफ होता है। ठीक है, देखिए वह कुआं आदर्श माना जाता है, इसी को आदर्श वेल, आदर्श आइडियल वेल भी कहा जाता है। समझ गए, मतलब आइडियल कुआं भी कहा जाता है। ठीक है, देख लीजिए, देखिए वह कुआं आदर्श माना जाता है जो अच्छी तरह से उपयुक्त स्थल पर निर्मित हो, वह जल आपूर्ति के लिए पूर्ण रूप से स्वास्थ्यकर व सुरक्षित हो। साफ व स्वच्छ पानी के लिए कुएं के निर्माण के समय कुछ मापदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए साफ और स्वच्छ या आदर्श कुआं वो कुआं होता है जो एक अच्छी स्थल पर, अच्छी जगह पर जो है निर्मित हो, समझ गए, जिसमें जल का आपूर्ति पूर्ण रूप से जो है क्या हो, संक्रमण से मुक्त हो, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, वैसा कुआं का निर्माण जो है एक साफ और स्वच्छ कुआं कहलाता है। ठीक है, साफ व स्वच्छ पानी के कुएं के निर्माण के लिए जो है निर्माण के समय कुछ मापदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब जब कुआं को निर्माण कर रहे हैं तो उस समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जो एक आइडियल वेल, जो एक साफ कुआं या स्वच्छ कुआं उसको बनाता है। ठीक है, चलिए जो है हम लोग देख लेते हैं। स्वच्छ कुआं समझ गए ना, कि स्वच्छ कुआं वह आदर्श कुआं होता है जो अच्छी तरह से उपयुक्त स्थल पर निर्मित हो और जल आपूर्ति उसका जल का जो पूर्ति हो लोगों को, वो बिल्कुल स्वास्थ्य के प्रति हो, स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो। ठीक है, वही जो है आदर्श कुआं होता है। ऐसा नहीं है कि गंदगी फंदगी वाला पानी उससे निकले और गंदा पानी निकले कुआं से, और वो जो है गंदा जगह पर बना हो जहाँ पे जाने में ही जो है व्यक्ति को कितना संक्रमण से गुजरना पड़े। तो ये सब उपयुक्त जगह नहीं हुआ, साफ पानी नहीं हुआ, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है नहीं, तो कहाँ से आदर्श कुआं होगा, नहीं होगा तो गंदा कुआं हो जाएगा। तो आदर्श कुआं जो बिल्कुल स्वास्थ्य के प्रति होगा, स्वास्थ्य के लिए असरदार होगा, स्वास्थ्यकर होगा, सुरक्षित होगा, वही आदर्श कुआं माना जाता है। आदर्श कुआं अच्छे तकनीक से अच्छे स्थल पर बनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ मापदंडों को ध्यान में रखना चाहिए आदर्श कुआं बनाते समय। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है स्थल का चयन। देखिए सबसे पहला पॉइंट है स्थल, मतलब जगह। कुओं के निर्माण के चयन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके कम से कम 150 मीटर की दूरी पर कोई प्रदूषित जल का स्रोत नहीं होना चाहिए, अन्यथा कुएं के पानी में दूषित जल के मिल जाने की संभावना होती है। देखिए स्थल जहाँ भी कुआं बनाने के लिए अगर आप जाएं तो आदर्श कुआं वहाँ बनाएं जहाँ 150 के आसपास के एरिए में, इसके 150 के आसपास के एरिए में जो है कहीं भी उसके जो है कहीं गंदे पानी का जमावड़ा या कहीं पे गंदे नाला नाली न हो उसके आसपास। क्योंकि आप लोग जानते हैं जल जो होता है क्या होता है, धरती के द्वारा अवशोषित होता है और वो क्या होता है अंदर जो है उसका लेयर चला जाता है। तो अगर कहीं भी गड्ढा होगा, गंदे नाली होगा, गंदे पानी का जमावड़ा होगा, तो वो क्या होगा कि धरती के द्वारा नीचे सोखने के बाद वो क्या होगा, हो सकता है कि कुएं वाला पानी में उसका असर चला जाए। तो इसलिए स्थल का चयन अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, तो ये आदर्श कुआं का एक निशानी हो गया। दूसरा दीवार का मतलब कहा जाए तो देख लीजिए, कुएं की दीवार कम से कम 20 फीट नीचे तक ईंट, पत्थर व सीमेंट से बनी होनी चाहिए, अन्यथा पानी में मिट्टी गिरती रहती है। देखिए अब हम लोग जानते हैं कि कुआं जो है ऐसे गोलाकार परिधि में, बेलनाकार परिधि में होता है, नीचे इसका जो है तल है, समझ गए, ये तल है। तो ये जो है इसमें क्या होता है, पानी जो है भरा हुआ है, समझ गए। अब इसमें दीवार जो है, इसका ये जो दीवार होगा वो मिट्टी के खोद के जो दीवार बनाया जाता है ना, वो दीवार अगर सही से नहीं बनाया जाएगा तो ये जो
मिट्टी जो खोदा गया है ये मिट्टी क्या होगा, इसके झरझर के इस पानी में गिरते रहेगा, इस पानी में जो है मिट्टी आते रहेगा। इसीलिए दीवार का निर्माण सीमेंट ईंट पत्थर का किया जाता है ताकि जो है उस दीवार का जो मिट्टी है वो पानी में न गिरे। ठीक है, समझ गए। तो ये जो है कम से कम 20 फीट नीचे तक दीवार होना चाहिए, देख लीजिए, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं तीसरा है, देखिए कि मुंडेर क्या होता है। कुएं की मुंडेर लगभग 28 से 30 इंच ऊंचाई तक होनी चाहिए। इसके चारों ओर सीमेंट की छपाई होनी चाहिए। ये सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी है क्योंकि ये बाहरी गंदगी तथा वर्षा ऋतु में गंदे पानी से कुएं में जाने से रोकता है। मुंडेर कहा जाए तो आप लोग कुआं को देखे होंगे कि जब ज़मीनी स्तर पर जब कुआं रहता है, मतलब जब ज़मीन पर क्या होता है, ज़मीन से भी जो है उसके दीवार को चारों साइड से एक हाइट के अनुसार खड़ा किया जाता है। क्यों खड़ा किया जाता है कि कोई व्यक्ति उसमें ना गिरे, कोई गंदा पानी बाहर से उसके अंदर ना जाए, कोई कचरा जो है उसके अंदर ना गिरे, ठीक है, या वर्षा का पानी जो है धरती के सहारे उसके अंदर ना चले ना जाए। इस सब के लिए जो है मुंडेर बनाया जाता है और ये लगभग जो है 28 से 30 इंच के ऊंचाई तक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपके इससे भी ज़्यादा होता है। आप लोग देखते होंगे मुंडेर मतलब किनारा नहीं कहता है, किनारा जिसमें कि चारों बगल से चारों साइड से उसके किनाती दिया हुआ होता है ताकि कुछ उसमें व्यक्ति हो या कोई भी चीज़ जो है उसमें ना गिरे या वर्षा का पानी ना जाए। ठीक है, तो ये मुंडेर होता है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा चबूतरा। अब देखिए चबूतरा एक कुएं के चारों ओर लगभग 1 मीटर चौड़ा सीमेंट और कंक्रीट का चबूतरा होना चाहिए तथा इनके किनारे नाली होना चाहिए और चबूतरे की ढलान नाली की ओर होने चाहिए ताकि उपयोग किया हुआ पानी चबूतरे से नाली में न जाए। चबूतरा इसलिए बनाया जाएगा, अगर मानिए चबूतरा नहीं बनाया जाए चारों साइड से कुआं के पास में, तो क्या होगा कि जो भी पानी यूज होगा वो पानी क्या होगा कि वहाँ पे कादो कीचड़ होगा और वहाँ पे गंदगी बढ़ेगा। ठीक है, तो चबूतरा रहेगा तो सीमेंट पत्थर और ईंट के रहेगा तो उस पर पानी का ढलान नीचे की तरफ रहेगा, चारों साइड से नाली भी रहेगा जिससे पानी उस पर नहीं रहेगा और गंदगी नहीं बढ़ेगा। समझ गए। तो ये जो है आपके चौथा पॉइंट चबूतरा हो गया। ओके, चलिए पाँचवा पॉइंट नाली देखिए। चबूतरे में गिरे हुए पानी को बाहर निष्कासन के लिए कुएं की नाली को सार्वजनिक नाली से जोड़ना चाहिए तथा ये ढकी हुई होनी चाहिए ताकि वहां मच्छर आदि एकत्रित न हो। अब अच्छे कुएं के लिए नाली होना भी ज़रूरी है क्योंकि वहां आसपास चबूतरा पर जो उपयोग हुआ पानी है, अगर मान गए चबूतरा बना दिए, अगर उसके निष्कासन के लिए नाली ही नहीं है तो पानी क्या होगा, उसके आसपास ही चबूतरा से नीचे गिरेगा और आसपास गिरेगा तो क्या होगा, मच्छर आदि जो है उत्पन्न होंगे, गंदगी उत्पन्न होगा। ठीक है, तो नाली होना भी आवश्यक है। ठीक है, छठा है ढकना। ढकने के लिए जो है क्या होना चाहिए, आप लोग देखते होइएगा बहुत सारे कुआं को लोग जो है ढक के रखता है। ढक के रखने से स्वच्छता बरकरार रखता है, गंदगी नहीं फैलता है। ठीक है, कुआं अगर स्वच्छ के ढक के नहीं रखिएगा, कुएं के ऊपर लकड़ी या सीमेंट कंक्रीट की चादर होनी चाहिए, अन्यथा इसमें पत्तियां व कूड़ा कर गिर जाने की संभावना रहती है जो कि पानी को दूषित कर सकते हैं। देखिए ढकने के लिए जो उसका ढक्कन होता है, ढकना होना ज़रूरी है क्योंकि अब ये ढकना लकड़ी का भी बना हो सकता है, ठीक है, सीमेंट ईंट का भी बना हो सकता है, ठीक है, और चादर का भी हो सकता है। कोई भी चीज़ से इसे ढकना ज़रूरी है। अगर नहीं ढकेंगे तो बाहर से धूल कण मिट्टी या पत्ती ये सब जो है कचरा सब गिरेगा उसमें। समझ गए। चलिए सातवां देखिएगा हाथ से चलाने वाला पंप होना चाहिए। स्वच्छ तरीके से कुएं से पानी निकालने के लिए कुएं में हाथ से चलने वाला पंप लगना चाहिए और पानी को पंप के द्वारा ही बाहर निकालना चाहिए। इससे पानी को दूषित होने की संभावना नहीं होती है। अब एक अच्छे कुएं में हाथ से चलने वाला पंप जरूर होना चाहिए क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कुआं से पानी कैसे निकालते हैं। तो कुआं से जहाँ पे पंप नहीं होता है वहाँ पे क्या किया जाता है कि रस्सी बांधा जाता है, डोल आदि कोई बर्तन में नीचे गिराया जाता है और उसमें पानी भर के फिर वो रस्सी को खींचा जाता है, ऐसे किया जाता है ना। लेकिन जहाँ पे पंप होता है वहाँ पे सीधा पुली दबाइए, सीधा आपका बर्तन नीचे जाएगा और जो है उस पुली के माध्यम से फिर जो है पुली दबाइएगा और फिर वो जो है ऊपर की तरफ खींचने लगता है। ठीक है, तो हाथ से चलने वाला पंप भी जरूर होना चाहिए ताकि जो पानी है वो दूषित ना हो, इस पंप के माध्यम से निकाला जाए। समझ गए। चलिए
8वां देखिएगा यहाँ पे गुणवत्ता, प्रयोगशाला में पानी की जांच करवा कर पीने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। अब पानी का गुणवत्ता कैसा है, जो कुआं से पानी दे रहा है उसका गुणवत्ता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या लाभदायक है, पीने लायक है या नहीं है, इसको प्रयोगशाला में जांच करवा के ही उपयोग में लेना चाहिए जब भी कुआं बनवाए तो, ठीक है। पता चले कि कुआं बनवा दिए, पानी आ रहा है और पानी पी रहे हैं और उससे विभिन्न बीमारियाँ उत्पन्न हो गया, मतलब पानी का गुणवत्ता खराब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 9वां पॉइंट यहाँ पे है। 9वां पॉइंट क्या है कि स्वास्थ्य शिक्षा। अब स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब होता है कि हेल्थ के बारे में एजुकेशन देना, कि कैसे कुआं को साफ सुथरा, कैसे जो है कुएं को जो है दूषित होने से बचाना है, जिससे जो है विभिन्न प्रकार के पानी से होने वाला बीमारी हो सकता है, तो इन सब से कैसे बचा जाए। कपड़ा धोने से कुएँ का पानी दूषित हो सकता है, इसलिए कपड़े के पानी को कभी भी या सर्फ साबुन के पानी कभी भी कुएँ में जाने से बचने दे, ठीक है। वरना पानी से होने वाला बीमारी पीलिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, विभिन्न प्रकार के जो है आपके हैजा, विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा देना जरूरी है। तो स्वच्छ कुएं के लिए क्या क्या जरूरी है देख लिए। स्थल जरूरी है, ठीक है। स्थल के बाद जो है हम लोग क्या देखेंगे, स्थल हो गया तो जब स्थल का चयन हो जाएगा तो जो है अच्छी गुणवत्ता, समझ गए, और दीवार जो है होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है उसमें का मिट्टी उट्टी पानी में ना गिरे। तीसरा है मुंडेर होना चाहिए ताकि बाहर से कोई पदार्थ जो है अंदर ना जाए, ऊपर से जैसे वर्षा का पानी या कुछ जो है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बनाया जाता है, जिसको हम लोग किनारा बोलते हैं, ठीक है, मुंडेर। चबूतरा होना चाहिए, ठीक है, नाली होना चाहिए, उसके साथ में ढकने वाला सामान होना चाहिए, हाथ से चलने वाला पंप होना चाहिए, अच्छा गुणवत्ता होना चाहिए उसका, और स्वास्थ्य शिक्षा देना पड़ेगा एक स्वच्छ कुआं के लिए, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट समाप्त हो गया। बाकी बहुत आसान था लिखने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको नेक्स्ट यहाँ पे आता है, क्वेश्चन क्या आता है देख लीजिए। भोजन पकाने की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि भोजन पकाने की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी है बताइए। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग। देखिए एक कुकिंग वाला तो हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। बाकी एक बार और बता देते हैं, जो लोग कहेंगे कि नहीं बताए हैं, लेकिन मैं बता चुका हूँ। चलिए भोजन पकाने की विधियों को एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, भोजन को अनेक विधियों द्वारा पकाकर खाया जा सकता है। कौन कौन विधियों द्वारा पकाकर खाएंगे। सबसे पहले आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भोजन पकाने का क्या उद्देश्य है बताइए। तो समझिए आप भोजन क्यों पकाते हैं, भोजन जो आप बनाते हैं वो क्यों पकाते हैं। उसको कच्चा भी तो खाया जा सकता था, लेकिन उसको पका कर ही क्यों खाया जाता है, पकाकर क्यों खाया जाता है। स्वादिष्ट के लिए, ठीक है, सूक्ष्म संक्रमण मुक्त करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर सीधा आप चावल खाते हैं, सीधा आप गेहूं आटा खाने लगेंगे तो क्या होता है, उसमें लार्वा होता है बहुत सारा, जो कि खेत के बाद खेत से जो अनाज आता है उसमें बहुत सारा लार्वा होता है। अगर उसको उबालेंगे नहीं तो नष्ट नहीं होगा और अंदर जाकर इन्फेक्शन करेगा। तो वही चीज़ है, संक्रमण से मुक्ति, लार्वा उसमें अनाज में भोजन में उपस्थित लार्वा वगैरह को नष्ट करने के लिए, ठीक है, स्वादिष्ट बनाने के लिए, सुपाच्य बनाने के लिए, डाइजेशन अच्छा हो इसके लिए, आसानी से चबाने योग्य होने के लिए। अब कच्चे खाएंगे वो और बना के खाएंगे वो, तो दोनों में आसान कौन होगा, अच्छा कौन लगेगा, पकाने वाला भोजन। तो इसीलिए जो इस तरह के जो है तमाम प्रकार के उद्देश्य आप लोग लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में दम नहीं है कि भोजन पकाने का क्या उद्देश्य है, मतलब क्या मतलब है, तो आप लोग तमाम चीज़ें लिख दीजिएगा, ठीक है, पॉइंट में। चलिए बाकी हम लोग भोजन पकाने का विधि देखते हैं। पहला देखिए, इस विधि में भोजन को दो विधियों के मिश्रण से पकाया जाता है। पहला है ब्रेजिंग मेथड, ठीक है, ब्रेजिंग मेथड देख लीजिए। इसमें भूनना और स्टूइंग, ठीक है ना, भूजना और स्टूइंग, इसमें दो मेथड से भोजन को जो है पकाया जाता है। इसमें भोजन पदार्थ को पहले अच्छी तरह से भूना जाता है, फिर उसमें पानी और मसाला डालकर पकाया जाता है। इस विधि से भोज्य पदार्थ के पौष्टिक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं। पहला कौन मेथड है, ब्रेजिंग मेथड। ब्रेजिंग मेथड क्या होता है, इसमें दो विधि होता है। पहले इसमें भोजन को भूज लिया जाता है, और जब भूज गया तो इसमें जो है दूसरा स्टूइंग होता है, कि भूनने के बाद उसमें क्या होता है, पानी रख के उसे पकाते हैं। तो ये जो है ब्रेजिंग होता है, ठीक है। चलिए तेज और खुली आंच पर पकाना। तेज व खुली आंच पे जो भोजन पकता है, देख लीजिए, इस विधि में भोज्य पदार्थ को तेज खुली आंच पर बिजली या गैस के ग्रिलर के द्वारा पकाया जाता है। इस विधि से खाना जल्दी पक जाता है तथा स्वादिष्ट होता है। देखिए तेज और खुली आंच, मतलब तेज आंच में या खुली आंच में, ओपन में जो है क्या होता है, इस भोजन को पकाया जाता है। अब तेज आंच लगेगा और खुली आंच लगेगा तो भोजन जल्दी पकेगा, तो भोजन जल्दी पक जाएगा तो जो है खाना भी जल्दी हो जाएगा, स्वादिष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा है तेज और खुली आंच पर पकाना, ओके। चलिए
तीसरा देखिएगा भूनना और बेकिंग, रोस्टिंग और बेकिंग। रोस्टिंग और बेकिंग क्या होता है, इस विधि में खाद्य पदार्थों को बिना ढके जो है सूखी उष्मा द्वारा पकाया जाता है। यह प्रक्रिया तंदूर या ओवन में संपन्न की जाती है, ठीक है, की जा सकती है। इस विधि में मटन, मछली, आलू, शकरकंद, बैगन आदि को भूना जाता है। इस विधि से भोजन को वसा रहित तथा नमी रहित बनाया जाता है। यह जो है खाना बनाने के सबसे प्राचीन विधि है, ठीक है। देख लीजिए, बेकिंग में खाद्य पदार्थों को एक अंध ओवन के अंदर रखकर उसमें उत्पन्न होने वाली सूखी उष्मा में पकाया जाता है। पकाए जाने वाले भोज्य पदार्थ को पहले से गर्म किए गए ओवन में रखा जाता है, जहां के चारों ओर से गर्म वायु से घिर जाता है और पक जाता है। इस विधि में मुख्यतः केक, बिस्कुट, ब्रेड आदि पकाया जाता है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे बता, भुनना और बेकिंग। भुनना का मतलब है कि इसमें जो है सूखी उष्मा देकर, मतलब जैसे मीट, मछली, ठीक है ना, शकरकंद, ये सब का क्या होता है देखते हो, बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा इसको भुना जाता है। भुन के जो है आदमी उसको आधा जान वहीं पे ले लेता है भुन के। तो वो हो गया कि आदमी जो है बिना ढके हुए जो है भुनता है। मीट मछली को कोई ढक के भुनता है नहीं, मछली को कोई ढक के भुनता है नहीं, भुनता है। तो यही जो है आपका रोस्टिंग हो जाता है, समझ गए, भुनना। और बेकिंग वो होता है जैसे कोई एक बर्तन गरम कर लिए, अब वो बर्तन को इतना ना ज़्यादा गरम कर लिए कि उसमें अगर कुछ भी रखेंगे तो उसके उष्मा से ही पक जाएगा, तो वो हो जाता है बेकिंग। जैसे ब्रेड वगैरह ये सब जो पकता है तो ये आंच पर, ये आग पर नहीं पकाया जाता है, ये जो है बर्तन को गर्म कर लिया जाता है, ओवन कहिए ना, एक बंद ओवन को गर्म कर लिया जाता है और उसमें जब पकाना हो ब्रेड वगैरह आदि तो उसको जो है उसमें डाल देते हैं और ढक देते हैं, जिसके अंदर जो उष्मा है गर्म होने के कारण उस उष्मा से ही पक जाता है, तो उसे बेकिंग कहते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है सिझाना। है सिझाना का मतलब होता है कि देख लीजिए, इस विधि में कम पानी का प्रयोग किया जाता है तथा भोजन को कम तापमान पर अधिक देर तक पकाया जाता है। इसमें खाद्य पदार्थ पानी में आधा भिगोया जाता है और जैसे ही यह उबलने के निकट होता है आंच कम कर दी जाती है और फिर खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक हल्का उबाल दिया जाता है। यह विधि मांस व काले चने आदि पकाने के उपयुक्त है। देखिए सिझाना है, अब सिझाना के लिए आप समझिए आप खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, या समझिए आप कोई नॉन वेजिटेबल सामान बना रहे हैं जैसे मटन आदि जो आप लोग बनाते हैं, उसमें समझिए उसको क्या किए, हल्का पानी रख के और उसको क्या किए तो ढक दिए और तापमान हल्का कर दिए। तो उससे क्या होता है कि वो ज़्यादा देर तक उसको समय मिलेगा अंदर भाप के द्वारा सीझने का, ठीक है ना। अगर उसी चीज़ को आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, आग बहुत ज़्यादा कर दिए और जो है उसको ढक दीजिएगा और पानी कम रखिएगा, तो क्या होगा, वो सीझेगा भी नहीं लेकिन जल ज़रूर जाएगा, क्योंकि आगे तेज़ है, पानी जल्दी सूख जाएगा और वो जल जाएगा। लेकिन अगर और सीझेगा भी नहीं, लेकिन अगर सिझाना है तो देखते होइएगा हल्का हल्का पानी रख के और ढक के हल्के आगों पर जो है उसे देर तक बनाया जाता है, जिससे वो सीझ जाता है, समझ गए ना। तो यही चीज़ होता है। उसके बाद है डीप फ्राइंग, है तलना है। देख लीजिए तलना में क्या होता है, दो तरह के खाने को तला जाता है, एक छिछली और एक गहरी। गहरी विधि में खाद्य पदार्थ तेल में पूरी तरह डूब जाता है। इस विधि में पुड़िया, पकौड़े, समोसा और कचौड़ी बनाया जाता है। छिछला तलने में बहुत कम मात्रा में तेल डाला जाता है। इस विधि में कटलेट, पराठा, डोसा आदि बनाया जाता है। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि जो नेक्स्ट पांचवा जो विधि है वो है तलना, डीप फ्राइंग। अब आप लोग जानते हैं फ्राई भी कई तरह से होता है। एक देखते होइएगा फ्राई जो कि आदमी तेल में ही छान देता है, ठीक है ना, तेल में डुबाकर जो है तलता है। और एक होता है जिसको गांव देहात में देखते हुए कहता होगा कि ये घसुआ पूरी है, घसुआ तरुआ है, मतलब वो हल्का फल्का तेल का इस्तेमाल कर रहा है और उसको तल रहा है। तो वही जो है क्या हो जाता है कि आपका ये जो होता है डीप फ्राइंग यानी तलना होता है, जो एक गहरी और एक छिछली होता है। छिछली में हल्का तेल का इस्तेमाल किया जाता है और गहरी होता है इसमें ज़्यादा तेल का इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए। चलिए छठा है पोचिंग। पोचिंग क्या होता है, यह एक वाष्पीकृत खाना बनाने की एक विधि है। इसमें खाद्य पदार्थों को तरल पदार्थ जैसे पानी, दूध व वाइन में भिगाकर कम तापमान में पकाया जाता है, ठीक है। देखिए पोचिंग विधि है, इसमें जैसे कुछ ऐसे बहुत प्रकार के पकवान होते हैं, भोजन बनाने की विधि है, तो उसमें कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे उसको क्या किया जाता है कि वाइन, दूध, पानी ये सब में भिगा लिया जाता है और जो है उसे कम तापमान पर फिर उसे पकाया जाता है, तो वो जो होता है पोचिंग होता है, समझ गए। चलिए
सातवां देखिएगा सिमरिंग है। सिमरिंग क्या होता है? तो वाष्पीकरण बिंदु से कम तापमान 85 डिग्री सेल्सियस पर पकाना सिमरिंग कहलाता है। मांस और मछली को इस विधि से पकाना चाहिए। अधिक तापमान पर पकाने से रेशे जो है कठोर हो जाते हैं। देखिए, अगर मांस मछली को आप लोग अगर ज़्यादा तापमान पर अगर आप पकाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसमें का जो रेशा होता है, चूँकि फाइबर जो होता है वो क्या होता है कि वो टाइट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाएगा और जो है फिर वो बेकार हो जाता है। अगर आप वाष्पीकरण बिंदु से कम तापमान यानी 85 डिग्री सेल्सियस पर अगर बनाते हैं, सिमरिंग बनाते हैं, तो जो है मांस मछली इस विधि से पकाना चाहिए, सिमरिंग विधि से, ताकि इसमें वाष्पीकरण से कम तापमान होता है 85 डिग्री सेल्सियस। इसमें बनाने से रेशा जो है कठोर नहीं होता है और तापमान भी जो है अच्छा मिलता है। ठीक है, तो ये सिमरिंग हो गया। ओके, चलिए आठवां देखिएगा, यहाँ पे उबालना है, बॉइलिंग है। बॉइलिंग का मतलब होता है खाद्य पदार्थों को 100 डिग्री पर सेल्सियस पर पकाना, उबालना कहलाता है। ठीक है, चावल दालें सब्जियां इसी प्रकार कर उबाल कर पकाई जाती है। खाद्य पदार्थों को कम पानी में उबालना चाहिए, अन्यथा विटामिन और खनिज हानि होती है। देखिए, कोई भी चीज़ कब उबलता है? जब उसको पूर्ण 100 डिग्री जब टेम्परेचर मिल जाता है तो उबलने लगता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि किस में कितना ज़्यादा जो है टेम्परेचर जल्दी बन जाता है। कम मात्रा रहेगा तो जल्दी टेम्परेचर 100 डिग्री बन जाएगा। अगर ज़्यादा चावल बनाना है तो उसको 100 डिग्री टेम्परेचर, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है उबलता कब है? 100 डिग्री टेम्परेचर प्राप्त करने पर उबलने लगता है। तो यही है, उबालना मेथड जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर पकाना, उबालना कहलाता है। चावल दालें सब्जियां इसी प्रकार उबाल कर बनाई जाती है। खाद्य पदार्थों को कम पानी में उबालना चाहिए जिससे उसमें का जो है विटामिन खनिज नष्ट न हो। ठीक है, समझ गए? चलिए नौवां यहाँ पे देखिएगा, भाप में पकाना। देखिए, भाप में पकाना मतलब इस विधि में खाद्य पदार्थों को भाप के द्वारा पकाया जाता है। ठीक है, स्टीम के द्वारा। खाद्य पदार्थों को भाप में पकाने से पोषक तत्व की क्षति नहीं होती है। देखिए, कुछ ऐसे भोजन के सामान होते हैं जिसको आप लोग भाप में भी पका सकते हैं। ठीक है, भाप में भी जो है वो क्या होगा? सीज जाएगा। तो इस प्रकार के जो भाप के द्वारा जो बनाया गया भोजन होता है, इसमें बहुत कम जो है इसमें का पोषक तत्व का लॉस होता है। ठीक है, तो भाप में पकाना बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप लोग क्या क्या देखे हैं? आप लोग क्या क्या ब्रेजिंग देखे हैं? ठीक है, ब्रेजिंग देखे हैं, भुनना, और एक बार और पढ़िए देते हैं, पॉइंट सब देख लीजिए। देखिए, ब्रेजिंग है पहला मेथड। ठीक है, तेज और खुली आंच पर पकाना, भुनना और बेकिंग करना। ठीक है, चौथा है सिझाना, पांचवा है तलना, उसके बाद छठा है पोचिंग, सातवां है सिमरिंग, और आठवां है उबालना, और नौवां है भाप में पकाना। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। पॉइंट याद रखिएगा तो चीज़ें ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि ये आपके घर से रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया से क्या समझते हैं, इसकी विशेषता और लाभ लिखें। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्ट एंड एडवांटेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। मतलब जो नर्सिंग प्रक्रिया होता है, अब आप लोग जानते हैं कि नर्सिंग प्रक्रिया का चरण हम लोग आप लोग को पढ़ा चुके हैं। कौन कौन चरण? पहला में पढ़ाए थे आकलन, दूसरा में पढ़ाए थे नर्सिंग निदान, तीसरा में हम पढ़ाए थे नियोजन या योजना, चौथा में पढ़ाए थे क्रियान्वयन, और पांचवा स्टेप पढ़ाए थे मूल्यांकन। ठीक है, ये कुल 5 प्रकार के जो है आपका ये चरण होता है। इसी चरण के तहत जो है किसी भी व्यक्ति को देख रेख किया जाता है और उसका स्वास्थ्य का सभी चीज़ें जो है इसी चरण के अंतर्गत प्रोसेस बाय प्रोसेस होता है। समझ गए? तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया से क्या समझते हैं और इसके कौन कौन से चरण हैं, लिखे, और साथ में इसकी विशेषता और लाभ लिखे, तो जो है आपको चरण तो मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो चरण 5 नंबर में पूछेगा तो चरण डायरेक्टली पूछ लेगा। ठीक है, 10 नंबर में पूछेगा तो चरण के साथ साथ में इसका जो है विशेषता और लाभ भी पूछेगा। ठीक है, चलिए हम लोग जो है देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा क्या कहता है, समुदाय में नर्स के द्वारा रोगी के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के समय उसके द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियाँ विभिन्न चरणों में पूर्ण होती हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से नर्सिंग प्रक्रिया कहते हैं। देखिए, समुदाय में जो नर्स, जो कम्युनिटी में जो नर्स होती है, वो जो है उसके द्वारा जो रोगी को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के समय, मतलब जब वह स्वास्थ्य सेवा दे रही होती है, तो उस समय ये सारा जो देने वाला जो लाभ होता है, जो देखरेख होता है, वह एक जो है प्रक्रिया के तहत, एक चरणों के तहत जो है पूर्ण होता है। जैसे मैंने बताया कि किसी भी पेशेंट का पहले आकलन किया जाएगा, आकलन में इकट्ठा डाटा के अनुसार उसका नर्सिंग निदान जो है किया जाएगा, नर्सिंग निदान के बाद उस पर नियोजन या
योजना बनाएगा, फिर जो है उसको वहाँ पे क्रियान्वय किया जाएगा, मतलब लागू किया जाएगा, और लास्ट में जो सारा काम की रहेगी किसी पेशेंट के लिए, तो लास्ट में देखेगी कि इसका रिजल्ट क्या मिला, वो मूल्यांकन हो जाता है। समझ गए? तो यही जो है आपका एक नर्सिंग प्रोसेस भी होता है, जो स्टेप बाय स्टेप एक प्रक्रिया जो चलता है स्वास्थ्य के देखभाल करने में किसी भी रोगी को नर्स के द्वारा, वही जो है आपका नर्सिंग प्रोसेस कहलाता है, प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग देख लीजिए, नर्सिंग प्रक्रिया के चरण क्रम से घटित होते हैं तथा प्रत्येक चरण का अपना एक उद्देश्य होता है। अब देखिए, मैं जो आपको 5 चरण बताया है ना, 5 चरण, वो आपको फंडामेंटल में भी पूछेगा, वो आपको जो है कम्युनिटी में भी पूछता है। ठीक है, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि सभी जो मैं 5 स्टेप जो बताया हूँ, मैं बताया है आप सभी को, ये 5 स्टेप में सभी स्टेप का एक अपना अपना उद्देश्य होता है, तो आप लोग उद्देश्य लिखना नहीं भूलिएगा। जैसे मैंने पहला पॉइंट बताया कि आकलन है, ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने बताया है नर्सिंग निदान है, तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया है कि नियोजन है, योजना है, चौथा चौथा जो है क्रियान्वय में है। ठीक है, और 5वां जो है मूल्यांकन है। ठीक है, 5 पॉइंट है, 5 चरण है। अब इस 5 चरण में सभी का अपना अपना उद्देश्य है। जैसे ये 5 चरण में आकलन में क्या क्या होगा, इसके अंदर में आपको लिख देना होगा, सब में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इसमें क्या क्या होगा सब स्टेप में, लेकिन अब ये क्या क्या लिख दिए ना, तो इसमें 1 2 3 जो है उद्देश्य भी लिखना पड़ेगा कि आखिर ये किसी भी पेशेंट का आकलन क्यों किया जाता है, उसके नीचे आपको उद्देश्य भी लिखना पड़ेगा। चलिए मैं बता रहा हूँ, जैसे एक स्टेप आपका क्रियान्वय का होता है ना, चौथा स्टेप क्रियान्वय का। अब इस क्रियान्वय में मान गए हमको मतलब पेशेंट के लिए जो काम किया जाएगा, लागू किया जाएगा, वो क्रियान्वय में लिखेंगे। तो क्या क्या क्रियान्वय में होगा उसको जो है आपको इसमें लिखना पड़ेगा, जितना लिखिए 4 पॉइंट 6 पॉइंट 5 पॉइंट जितना दिमाग में आए लिखिए, मैं बता चुका हूँ। अब इसमें लिखने के बाद ये तो हो गया इसका क्रियान्वय का मतलब। अब क्रियान्वय लिख दिए तो इसके नीचे लिखना पड़ेगा कि क्रियान्वय का उद्देश्य क्या होता है, तो क्रियान्वय किस लिए किया जाता है, इसमें 2 3 पॉइंट लिख दीजिएगा तो इसका उद्देश्य हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें है यही कहा गया है कि सबका अपना अपना उद्देश्य होता है। समझ गए? चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, नर्सिंग प्रक्रिया नर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली नर्सिंग देखभाल के लिए एक आधारभूत ढांचा प्रदान करती है, जो कि नर्स को बेहतर तथा प्रभावशील सेवाएं प्रदान करने में सहायता करती है। देखिए, नर्सिंग प्रोसेस जो होता है, प्रक्रिया जो है, नर्स द्वारा जो प्रदान किया जाने वाला जो नर्सिंग देखभाल है किसी भी पेशेंट के लिए, उसको जो है आधारभूत ढांचा प्रदान करता है। समझ गए ना? एक बेसिक जो है स्ट्रक्चर प्रदान करता है, जो नर्स द्वारा बेहतर और प्रभावशाली सेवाएं प्रदान करने में सहायता करता है। अब समझिए, इकट्ठे जो है कोई आपको बहुत सारा काम दे दिया, आप उसको जो है आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से इसका शुरू करें और कहाँ अंत करें, लेकिन उसी चीज़ को अगर स्टेप बाय स्टेप में दिया जाए कि आपको इस काम को पहले ये स्टेप कर लेना है, फिर ये स्टेप कर लेना है, तो वो आपके लिए आसान होगा, वो प्रभावशाली होगा। तो उसी प्रकार से जो है नर्स के लिए भी यह जो है स्टेप प्रभावशाली है और यह जो है इफेक्टिव है सेवाएँ प्रदान करने के लिए, जो एक आधारभूत स्ट्रक्चर भी देता है नर्स को स्वास्थ्य देखभाल करने में। ठीक है ना? चलिए नर्सिंग प्रक्रिया मरीजों की समस्याओं का निर्धारण करने, बिल्कुल सही है, निर्धारण करने जहाँ पे आकलन किया जाता है, इन्हें हल करने, समझ गए, मतलब हल करने का मतलब समझ रहे हैं ना कि पेशेंट का जो है नर्सिंग निदान निकालना। ठीक है, जैसे किसी भी समस्या का निर्धारण कर लिए तो उसका हल निकालेंगे कहाँ, नर्सिंग निदान में, जो कि दूसरा स्टेप है। फिर योजना बनाते हैं, जो कि तीसरा स्टेप है। फिर उस योजना बने हुए को कार्य के रूप में करने लगते हैं, आरंभ कर देते हैं, यानी क्रियान्वय कर देते हैं, जो कि चौथा स्टेप है। या इससे क्रियान्वित करने तथा योजना पता लगाने की योजना की हद तक प्रभावी हुई है, इस बात का पता करने का एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तरीका है, जिसमें जो 5वां होता है, प्रभावी हुआ है या नहीं हुआ है हमारे द्वारा किया गया काम, इसको पता लगाने के 5वां स्टेप क्या होता है, मूल्यांकन होता है। तो यही चीज़ें को यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके प्रोसेस को लिख दिया है। ठीक है, आप लोग भी इसी तरीक़ा से लिख दीजिएगा। समझ गए? तो ये आपका नर्सिंग प्रोसेस यहाँ तक उसके बारे में बताया गया है, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग विशेषता देखते हैं कि आखिर नर्सिंग प्रोसेस का क्या विशेषता होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या विशेषता है। तो सबसे पहले यह सिस्टमेटिक, योजनाबद्ध तथा उद्देश्यपूर्ण होता है। ये जो स्टेप बाय स्टेप जो काम किया जाता है ना नर्सिंग प्रोसेस में, इसका एक जो है यह व्यवस्थित होता है, यह इसका योजनाबद्ध होता है, यह प्लानेड होता है कि कैसे क्या करना है। उद्देश्यपूर्ण होता है कि हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं, किस बीमारी के लिए किस उद्देश्य से हम ये काम कर रहे हैं। तो ये जो है आपका एक पहला विशेषता हो गया। ओके,
दूसरा है देखिएगा कि प्रत्येक रोगी के अनुसार समस्या मुखी प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है। यह जो है समस्या के अनुसार जो है यह प्रक्रिया होती है। यहाँ पे नहीं है कि सीधा इलाज शुरू हो गया और पता नहीं है कि किस बीमारी के बारे में जो है देख रेख कर रहे हैं। तो यह जो है पेशेंट के लिए समस्या के मुखी होता है, मतलब समस्या के अनुसार होता है। ठीक है, आप इसको पहला पॉइंट को चाहें तो यह व्यवस्थित होता है, यह योजनाबद्ध होता है, यह उद्देश्यपूर्ण होता है। अलग अलग पॉइंट में भी कर सकते हैं, इस सबको अलग अलग पॉइंट में ही लिखिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा यहाँ पे पॉइंट है, आप लोग देखिएगा, यह एक वैज्ञानिक विधि है जो नर्स को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। अब नर्सिंग स्टेप जो है, नर्सिंग प्रोसेस जो है, यह एक वैज्ञानिक विधि है। यह जो है आपका ये प्रोसेस आपके इंडिया में ही नहीं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये प्रोसेस, ये स्टेप लागू होता है, 5 स्टेप। ठीक है ना, तो यही है वैज्ञानिक विधि है जो नर्स को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मदद करती है। ठीक है, चौथा है, यह नर्स द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। यह क्या करता है, यह एक स्ट्रक्चर देता है नर्स को, और नर्स जो है इस स्ट्रक्चर के तहत अपने कार्यों को जो है गतिविधि देती है। समझ गए, तो ये आपका हो गया इसका विशेषता में आप जो है लिख सकते हैं ये 5 पॉइंट जो आप देख रहे हैं 5 स्टेप में, उस 5 स्टेप के बारे में जो है आपका इसका विशेषता लिख देना है कि उससे क्या क्या जो है उसका अच्छा चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अब विशेषता देख लिए, इससे क्या लाभ होता है, ये भाई नर्सिंग प्रोसेस प्रक्रिया होने से क्या लाभ है बताइए। तो लाभ चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसका भी निम्नलिखित लाभ होगा। ठीक है, देख लीजिए, यह नर्स को बेहतर एवं प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सहायक होती है। मतलब ये जो नर्सिंग प्रक्रिया है, सबसे पहले तो ये नर्स को इस प्रकार से बेनिफिट देता है, लाभ देता है कि यह जो है अच्छे स्वास्थ्य और प्रभावी स्वास्थ्य को बनाता है। समझ गए, सहायक होता है नर्स को देख रेख करने में। ठीक है, यह नर्स को रोगी के योजनाबद्ध तथा व्यवस्थित ढंग से स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में मदद करता है। यह जो स्टेप होता है, इससे नर्स को इस प्रकार से लाभ मिलता है कि यह रोगी को योजनाबद्ध तरीके से और व्यवस्थित ढंग से स्वास्थ्य का देखभाल कर सकती है। समझ गए, तो ये मदद कौन करता है, नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, चलिए तीसरा देखिएगा, नर्सिंग प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने से देखभाल योजनाबद्ध होती है जो कि धन सामग्री तथा समय का बचत करती है। अब चूंकि आपको इकट्ठा कोई सामान दे दे काम करने के लिए, तो आपको पता नहीं रहेगा कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है। आप उसी में भुला जाएंगे, मतलब उसी में खो जाएंगे। लेकिन अगर आपको एक प्रोसेस के तहत काम करने के लिए दिया जाए कि पहले फर्स्ट प्रोसेस करना है, फिर दूसरे स्टेप, फिर तीसरे स्टेप, तो ऐसे में क्या होता है, समय का बचत भी होता है, और समय जब बचत होता है तो धन का बर्बादी कम होगा, धन का भी बचत होगा, तो ये सामग्री का भी बचत कम होता है। समझ गए, तो इसका लाभ ही है। चौथा, यह आवश्यकता अनुसार नर्स के वैकल्पिक नर्सिंग देखभाल प्रदान करने में सहायता करता है। वैकल्पिक मतलब क्या चीज़ का देखभाल करना है। अब मतलब किसी पेशेंट का 5 रोग है, उसमें से कौन ज़्यादा गंभीर है, तो उसी हिसाब से इसको जो है देखभाल करने में मदद करता है वैकल्पिक रूप से। समझ गए ना, तो ये जो है आपका चौथा पॉइंट हो गया। ये लाभ देता है कि भाई नर्स जो है क्या करेगी, वैकल्पिक रूप से नर्सिंग देखभाल प्रदान करती है। समझ गए, चलिए पांचवा सेकेंड लास्ट देखिए, नर्सिंग प्रक्रिया के द्वारा रोगी को प्राथमिकता के अनुसार नर्सिंग सेवा प्रदान करने में मदद करती है। अब नर्सिंग प्रक्रिया का, नर्सिंग प्रोसेस का ये बेनिफिट होता है, ये लाभ होता है कि यह जो है रोगी के प्राथमिकता के अनुसार उसके नर्सिंग सेवा प्रदान करने में मदद करता है कि पेशेंट का क्या जो है कैसे जो है क्या प्राथमिकता किस पेशेंट को कितना देना है। ठीक है, छठा देखिएगा, लास्ट देखिएगा, नर्सिंग प्रक्रिया के अंतिम चरण द्वारा दी जाने वाली सेवा का मूल्यांकन कर प्रभाव का पता लगाया जा सकता है। देखिए नर्स द्वारा कितना काम बेटर किया गया है, पेशेंट का कितना जो है जो स्वास्थ्य है बेहतर हुआ है, इसका जो नर्सिंग प्रोसेस का जो रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट का एनालिसिस इस आखिरी प्रोसेस में करते हैं, जिसको हम लोग मूल्यांकन इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, जो कि आपका लास्ट पॉइंट होता है, जिससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा प्रभावी रूप से नर्स के द्वारा पेशेंट को देखभाल किया गया है और उसके जो है कितना ज़्यादा स्वास्थ्य में सुधार आया है। ठीक है, तो ये जो है लाभ होता है नर्सिंग प्रोसेस का। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता दिया। देखिए आपके सामने 5 स्टेप है, 5 प्रोसेस है, 5 प्रोसेस आपको दिमाग में है। अब उस 5 प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए आपको उसके विशेषता लिखना है और उससे मिलने वाला लाभ को लिखना है। अब स्टेप पता है तो आप उसका विशेषता भी लिख सकते हैं। कोई व्यक्ति सामने खड़ा है, उसका आपको विशेषता दर्शाना है, तो उसमें क्या क्या अच्छाई चीज़ें हैं उसको विशेषताओं को लिख देंगे। ठीक है, वो विशेषता हो जाएगा।
उसके द्वारा मिलने वाला क्या क्या लाभ है, सामने कोई व्यक्ति है उससे क्या क्या चीज़ें ऐसा है जो प्राप्त हो सकता है, वो जो है लाभ के रूप में होगा, तो उसको जो है दर्शा देंगे। सेम उसी प्रकार से स्टेप आपके माइंड में है तो उसका क्या क्या विशेषता हो सकता है पाँचों स्टेप का, वो लिख देंगे और उसी का क्या लाभ मिल सकता है देख रेख में नर्स को या पेशेंट को, वो उसके लाभ में लिख देंगे। तो यही चीज़ें हो गया। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।